दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का ये 9वां अध्याय है, जंतुओं में जनन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, जंतुओं में जनन। जनन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से आपको मिलेंगे। जो बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपको जनन अगर बायोलॉजी पूछ रहा है तो उसमें जनन विज्ञान में, साइंस में आपको जनन की जो क्रियाएँ हैं जैसे कौन क्या जनन की कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे बच्चे जन्म लेते हैं और गाय, भैंस इत्यादि जो भी हैं, अंडे कौन देते हैं, कौन बच्चे देते हैं, जो ये अध्याय में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जो भी आप श्वसन कर रहे हैं, पाचन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, ये सभी क्या है? उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधे में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति मतलब स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। और कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता है? आप क्या होता है वो आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि वह धीरे-धीरे क्या होते हैं? समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे डायनासोर अब वो उसका प्रजनन नहीं होता चला गया, तो क्या हुआ? वो समाप्त होता चला गया। प्रजनन नहीं हुआ तो वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे जो जीव-जंतु हैं, जैसे बाघ को आप जानते हैं कि टाइगर रिज़र्व बनाया गया, क्यों? तो उसकी सुरक्षा के लिए वो संकटापन्न प्राणी वो जाति में ना आए। वो जो जीव हैं वो संकटापन्न जीव में वो शामिल है और उस शामिल जीव को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। तो वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि बहुत सारे जो समाप्त हो रहे हैं। तो अगर कोई जनन नहीं कर रहा है तो समाप्त हो गया। अभी हाल ही में आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से कौन लाया गया? तो चीता लाया गया। चीता क्या है? तो ये भारत में समाप्त हो गया था। इसका यहाँ पर क्या हो गया था? ये संकट इस अवस्था में, इस परिस्थिति में वो नहीं रह पाया और ना रहने के कारण उसका धीरे-धीरे क्या हुआ? जनन नहीं हुआ, जनन नहीं होने के कारण वो समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो उसको फिर से बसाने के लिए एक सरकार द्वारा योजना लाई गई और फिर से नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है। तो ये जनन की प्रक्रिया जो है अगर होती रही तो वह जो है समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन अगर जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो वो क्या होगा? तो वो समाप्त हो जाएँगे। वही यहाँ पर दिया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इसी अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। देखिए जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चे के नाम जो हैं आप जानते होंगे, जो गाय के बच्चे के नाम और जो मेंढक है और बिल्ली है, ये सब बच्चे के नाम आप जानते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों के नाम होते हैं, आप जानते हैं कि आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का नाम होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली मतलब जो कैटरपिलर होता है कैटरपिलर उसके किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ली का जन्म किस प्रकार होता है? जो पिल्ला कुत्ता होता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता करते हैं। पौधे जो होते हैं पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। क्या-क्या होती हैं? वो होती है लैंगिक जनन और होती है अलैंगिक जनन। 2 विधि याद रखना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ पर देखिए आपको किसको क्या बोला जाता है तो मनुष्य के बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। यहाँ पर बिल्ली है, कुत्ता है, पिल्ला बोलते हैं और यहाँ पर तितली है, तितली क्या करता है? तो छोटे-छोटे उसके अंडे से होते हैं। ये मुर्गी के हैं तो चूजा होता है, गाय के बच्चे बछड़ा होता है, तो मेढक जो होते हैं अंडे होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंडे होते हैं। अब देखिए है लैंगिक जनन। किसको कहते हैं? तो आपने पौधे के बारे में पढ़ा ही है कि जनन के विषय में पढ़ा है, इसे स्मरण करने का प्रयास करिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। जो लैंगिक जनन करता है उसमें नर और मादा दोनों जननांग भाग होते हैं। क्या आप
इन भागों के नाम बता सकते हैं, जो एक वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिकाग्र होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन अंग जो है भाग होता है और अथवा या अंग होते हैं। पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। जो नर और मादा के जो हैं भाग, ये संलयित हो जाएँगे और यह युग्मनज बनाते हैं, ठीक? यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार जनन का जो है क्रिया होता है। इस प्रकार जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है और इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जो इसमें नर और मादा का संलयन होता है युग्मक का, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाइए तथा जनन प्रकार प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। देखिए है नर जनन अंग। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और 1 सेशन जिसको लिंग कहते हैं होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण क्या करता है? नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं आप? शुक्राणु बोलते हैं। और वृषण लाखों शुक्राणुएं उत्पन्न करते हैं और वृषण जो होता है वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का चित्र ये दिखा है, मानव शुक्राणु देख रहे हैं, ये क्या है? ये पूँछ है और ये मध्य भाग जो होता है ये मध्य भाग है और सिर क्या है? ये सिर है। ये शुक्राणु का चित्र है, मानव शुक्राणु का चित्र, ठीक? शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूँछ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? तो वास्तव में हर शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार काम कर रहा है। ये क्या है? तो ये शीशन, ये क्या है? शीशन लिंग है और ये आपको जो दिख रहा है ये शुक्राणु नलिका है। ये क्या है? शुक्राणु नलिका है और ये जो दिख रहे हैं आपको ये वृषण है कि ये वृषण, इसी से शुक्राणु बनते हैं और ये नलिका द्वारा ये लिंग में प्रवेश करते हैं, जिसको शीशन बोलते हैं। ठीक? आगे है, ये आपने पढ़ा। आगे है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में आपको मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी, 2 होते हैं। ये याद रखना है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी जिसको आप बोलते हैं और एक होता है गर्भाशय। एक होता है अंडवाहिनी जिसको डिंब वाहिनी भी बोला जाता है और एक होता है गर्भाशय, ठीक? ये चित्र में आपको दिखाया भी गया है कि अंडाशय जो होता है ये आपको अंडाशय हो गया और ये क्या है? अंडवाहिनी हो गया। ये अंडवाहिनी हो गया और ये जो देख रहे हैं ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। ये मादा जननांग है, मादा का जननांग है। ये क्या है? नर जननांग होता है, ठीक? ये आपने चित्र के माध्यम से देखा। आगे है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मादा क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये अंडाणु, जो जिसको हम डिंब बोलते हैं। मादा मानव स्त्रियों में प्रति मास 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। 2 में से 1 का प्रत्येक माह जो है निमोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होता है? शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंडाणु भी एकल कोशिका है, शुक्राणु भी एकल कोशिका है। ये निषेचन की प्रक्रिया देख रहे हैं, ये मानव अंडाणु है, ये केंद्रक है और यह जो देख रहे हैं निषेचन की प्रक्रिया, एक तरफ से आपको शुक्राणु आते दिख रहा है और ये क्या है? अंडाणु है। तो ये अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? निषेचन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? ये संलयित हो गया, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये संलयित केंद्र, ये शुक्राणु आया और ये अंडाणु है, ये दोनों क्या हो गए? संलयित हो गए हैं, ठीक? तो और इसी से अब जो है युग्मनज तैयार हो गया। ये क्या है? युग्मनज है, ये तैयार हो गया। ये धीरे-धीरे विकास होगा और इससे क्या होंगे? बच्चे का विकास धीरे-धीरे होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पहले ही भी बताया गया है कि बुझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज़ क्या होता है? अलग-अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे छोटा, छोटा में सबसे मुर्गी के अंडे को देख सकते हैं, जिसको
आप बड़े में जैसे मनुष्य और अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गा का अंडा आप देखते हैं उसको देख लेते हैं, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे विशाल होता है। सबसे विशाल कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब देखिए निषेचन का प्रक्रिया कैसे होता है। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। आपने ऊपर में चित्र के माध्यम से देखा, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें एक शुक्राणु अंडाणु के संलयित हो जाता है। एक ही शुक्राणु जो है अंडाणु में संलयित होगा, मिलेगा, ठीक। और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन कहलाता है शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन हो गया, जुट गए हैं, इसी को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाती है। क्या होता है? संलयित होता है और एक बन जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और ये जब एक हो जाएगा तो इसी को हम युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज का निर्माण कर लिया है। चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि ये क्या है? ये युग्मनज है, ठीक। आगे है, क्या आपको जानकारी थी कि यह युग्मनज एक जो है वैशिष्ट का प्रारंभ है। आगे निषेचन के प्रक्रम में स्त्री जो माँ होती है कि अंडाणु और नर जो होते हैं उसके पिता जो होते हैं कि शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उसमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण जो है पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो मादा के शरीर के अंदर होते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। देखिए मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। किसमें? मनुष्य में भी, गाय में भी, कुत्ते में भी, मुर्गी में भी। कहाँ? तो आंतरिक निषेचन होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या आपने प्रखनली शिशु के विषय में सुना है? तो ये देखिए यहाँ पर सुना है, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है कि बुझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। और शुक्राणु का मार्ग अवरुद्ध हो गया तो ये अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा, और इसके कारण क्या होता है? अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है तो शुक्राणु वहाँ नहीं पहुंचता है। अवरुद्ध होने के कारण क्या होता है? अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है? ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन। शरीर के बाहर ये होता है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन बोलते हैं इसको। ये शरीर से बाहर होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और ये जो है बाहर पहले निषेचन हो गया है, अब ये क्या होगा? युग्मनज तैयार कर लिया गया, 1 सप्ताह में फिर से माँ के गर्भाशय में ये स्थापित कर दिया जाता है। माँ के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है। फिर यह जो है माँ के गर्भाशय में ही ये पूर्ण विकास होता है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं, और इसी तकनीक से जो जन्मता है शिशु उसको हम प्रखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है नाम है, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता है। शिशु का विकास कहाँ हो रहा है? तो मादा के ही गर्भाशय में हो रहा है, लेकिन आप इसको प्रखनली शिशु कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन निषेच इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाते हैं इसका जो है किस प्रकार काम संपन्न होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तालाब में बसंत तथा अथवा वर्षा ऋतु में के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट करने के लिए कहता है। देखेंगे तो उसमें कैसा निषेचन कैसी प्रक्रिया से हो रहा है। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। ये उस तरफ जाता है। जब ये देख सकते हैं मेढक के अंडे को आप देख सकते हैं। जब मादा जैसे ही अंडे देती है, यहाँ पर जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है,
और मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, ये कवच से मुर्गी के अंडे क्या होते हैं, कवच से ढके होते हैं, लेकिन मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होता है। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और जेली ये जो देख रहे हैं ये जेली है, ये जेली है और घिरा हुआ है अंडा, ठीक? ये एक साथ इसको रखता है तथा इसकी सुरक्षा भी जेली करता है। ठीक, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और मादा जैसे ही अंडे देगी तो नर क्या करेगा, उस पर शुक्राणु छोड़ देगा और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर-उधर तैरने रहते हैं और तैरते रहते हैं। कौन? तो शुक्राणु। उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, अंडाशय के संपर्क में आएगा, जिसके फलस्वरूप निषेचन होगा होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन देखिए याद रखेंगे, मेढक का कैसा निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। यह मछली, स्टारफिश जैसी जलीय प्राणियों में होता है और यह कहाँ पे? तो मछली में भी होता है और स्टारफिश नामक मछली हो गए, ये इनके जो है ये कैसे? तो जलीय प्राणी में ये सब निषेचन होते हैं जो बाह्य निषेचन होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडे देती है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि क्या होते हैं, मुर्गी एक समय में क्या होता है, एक ही अंडे देते हैं, लेकिन मादा जो होती है मछली या मेढक ये सभी बहुत ही अंडे देते हैं। उसके फर्टिलाइज़ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं इसीलिए। और यहाँ पर बताया भी गया है, आपको इसमें बताया भी गया कि यद्यपि जब यह यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन क्या होता है? नहीं होता है और क्या होता है, और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा के प्रभावित अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे जैसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं और जो अंडा हो रहा है उसका भोजन भी हो रहा है। तो इस प्रकार वो ज़्यादा नहीं टिक पाता है और जितना उसका प्रजनन हो सके वो उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उतना अंडा होता है, उतना ही शुक्राणु होता है, तो उसमें कुछ ही बच पाते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बहुत ज़्यादा अगर होगा तभी तो उसमें निषेचन का जो है प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र माध्यम से आपको बताया भी गया है। उससे पहले है कि एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन जाता है, तो इसके बारे में देखिए अब बताया जाएगा कि भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोल में बदल जाते हैं। क्या होता है, युग्मनज क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है और कोशिकाओं के गोल में ये बदलता चला जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं और इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है और क्या होता है? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर क्या होता है? ये विकसित धीरे-धीरे ये बढ़ते रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे-धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर ये सब जो है बनते रहते हैं। ये देख सकते हैं कैसे इसका विकास हो रहा है। तो ये गर्भाशय है, ये क्या है? ये गर्भाशय है। ये जो है रोपित भ्रूण, ये रोपित भ्रूण हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए अंडोत्सर्ग, ये अंडा है। धीरे-धीरे यहाँ पर गया, युग्मनज बन गया। अब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु का यहाँ पर क्या हो गया? मिलन हो गया है, ये युग्मनज बन गया और ये धीरे-धीरे ये अब गर्भाशय की ओर जा रहा है। तो ये आते हुए गर्भाशय की ओर आता है और ये रोपित भ्रूण हो गया। अब क्या पूर्ण रूप से ये रोपित हो गया। दूसरा में देखेंगे तो ये पूरा युग्मनज बन के तैयार हो गया है और तीसरे में देखेंगे तो गर्भाशय भित्ति, ये क्या है? ये गर्भाशय भित्ति है और यह विकसित होता हुआ भ्रूण, ये देख रहे हैं ये विकसित हो रहा है भ्रूण। ये धीरे-धीरे कोशिका का जो है कोशिकाओं का पिंड बनता हुआ चला जा रहा है और ये विकसित हो रहा है।
ये चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि यूमरज का बनना और तथा यूमरज से भ्रूण का विकास, और दूसरा है कोशिकाओं का पिंड जो आवर्धित है, और तीसरा है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण या आवर्धन। आगे है सिर, आँखें ये सब बनते हैं, धीरे-धीरे ये सब क्या होता है इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जिसमें सभी शारीरिक अंग का पहचान हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या करती है? जन्म देती है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाएगा तो माँ जो है शिशु को जन्म देती है। गर्भाशय में भ्रूण देख सकते हैं। आगे है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होती है, परंतु वह मनुष्य तथा गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती हैं तो नहीं। मुर्गी क्या होते हैं? अंडे देते हैं, जन्म बच्चे को वो नहीं देती हैं। ठीक, आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, ये क्या? तो तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। तो निषेचन के फौरन बाद ही यूनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ-साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर जो कवच होता है भी ऐसी सुरक्षित परत है। जो परत बन गया है वो क्या कठोर है। उसी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। देखिए कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निरोचन करती है। उसके बाद जो है मुर्गी ने अंडों का निरोचन करती है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कितने? 21 दिन का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडे पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता रहता है? तो होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर फूट जाता है। उसके बाद चूजा क्या होता है? बाहर चला आता है। आगे है बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। टेडपोल जो होता है मेढक के टेडपोल होते हैं। अब देखिए जरायुज एवं अंडप्रजक तंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु होते हैं क्या होते हैं? अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। याद रखना है, जो सीधे जिस शिशु को जन्म देता है, उसको हम जरायुज जंतु कहते हैं। वह जंतु जो अंडे देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडप्रजक जंतु कहते हैं, कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे कि जरायुज और अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। क्रियाकलाप में है कि मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन हम करने का प्रयास करेंगे। क्या आप इस सभी प्राणियों के अंडे का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने देखा उसके हम बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता तथा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इसमें जो है माँ पुण्य विकसित शिशु को जन्म देती है। यह जरायुज युज जंतुओं के उदाहरण है। जो आप जानते हैं जो पूर्ण विकसित अंडों का जन्म होकर शिशु जो होता है उसको हम जरायुज जंतु कहते हैं जो अंदर होता है। क्या आप जरायुज अंडा प्रजक जंतुओं के कुछ उदाहरण भेड़ हो गया, बकरी हो गई, ये सब आप याद रखेंगे। शिशु से वयस्क, अब शिशु से वयस्क तक की अवस्था देखेंगे। तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात शिशु जो जंतु होता है वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण हम करेंगे तो अंडा, फिर लार्वा, तब क्या होता है? इल्ली
और उसके बाद प्यूपा, उसके बाद ये वयस्क हो गया। इतने जो हैं किसके हैं, तो ये रेशम के जीवन चक्र हैं। कैसे, पहले अंडा, तब लार्वा या झिल्ली, और तब उसके बाद प्यूपा, उसके बाद वो वयस्क होता है, जिसके विषय में हमने भी पहले भी पढ़ा है। मेढक भी होता है इसी प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है। मेढक में अंडे के प्रारंभ कर के वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं, जो चरणों का परीक्षण करने के लिए कहता है, हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टेडपोल, लार्वा और वयस्क। देखिए क्या होता है, तो पहले अंडा होता है, उसके बाद टेडपोल होता है जिसको लार्वा भी बोलते हैं, उसके बाद ये वयस्क होता है। ये किसके हैं, तो ये मेढक के हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का क्या इल्ली का बाद में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, तो आपने एक सुंदर सुलभ और कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। क्या होता है, टेडपोल रूपांतरित होकर फिर से ये देख सकते हैं क्या होता है, ये वयस्क बन गया है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जो रूपांतरण हो गया उसका, उसको हम कायांतरण कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अब है अलैंगिक जनन। तो जब अब तक हमने प्रजनन जो है जनन प्रक्रम का अध्ययन किया, उन जंतुओं में पढ़ा जिसमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पहले भी हम पढ़े हैं। क्या आप उनके प्रजनन के बारे में ढंग के विषय में जानते हैं? तो आइए इसके बारे में हम पता करते हैं। तो देखिए ये वयस्क मेढक का जो है जीवन चक्र इस प्रकार है। अंडा है, उसके बाद आरंभिक टेडपोल बन गया, उसके बाद जो है बाद में टेडपोल ये स्थिति में आएगा और फिर ये वयस्क हो जाएगा, तो ये मेढक बन जाएगा। अब आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, तो हाइड्रा का अस्थायी स्लाइड लीजिए और आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर में शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे इसका जो है विकसित हो रहा है, ये देख रहे हैं ऐसे, फिर इस प्रकार और फिर ये धीरे से ऐसे विकसित हुआ, ये फिर इसी ये हट जाएगा। हाइड्रा में इस प्रकार ये मुकुलन हो रहा है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव, जिन्हें मुकुल कहते हैं, बनते हैं। तो स्मरण कीजिए कि इष्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उधर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जिसमें जो है आप एक नए जीव को जन्म दे रहे हैं अपने से खुद से अलग करके, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा में मुकुलन का नया जीव विकसित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। जिसमें हाइड्रा से एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम मुकुलन कहते हैं। एक दूसरे से हटके बना हुआ जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के अन्य विधि जैसे अमीबा में भी दिखाई देते हैं। ये क्या है? तो अमीबा में देख सकते हैं द्विखंडन विधि से ये होता हुआ दिख रहा है। ये देख रहे हैं, एक अलग हो गया, तो ये संतति नया हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये फिर से अलग, ये अलग होने की स्थिति में है पहले, और दूसरे में देख सकते हैं कि ये जॉइंट था, अब ये अलग हो रहा है, तो ये अलग-अलग होते हुए ये पूरा द्विखंडन विधि से ये अलग हो गया। द्विखंडन इसका हो गया, तो ये विभाजन हो गया, इसका विभाजन हो गया है। विभाजन केंद्र आप इस तरह से देख सकते हैं। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आप इसके बारे में पढ़े भी हैं कि अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है।
ठीक? इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से प्रजनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसमें जो 2 देख रहे हैं ये क्या है? तो ये 2 भागों में विभाजन प्रक्रिया में केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक? इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में कोशिकाओं में बँट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है और देख रहे हैं ये भी एक केंद्रक, ये भी एक केंद्रक, ये 2 भाग में बँट गया है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। एक जनक से क्या होता है? 2 अमीबा बन गया अब, ठीक? इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है तो उसको द्विखंडन कहलाता है, जिसमें 1 से 2 बन गया है इस अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन से, तो इसको हम कब क्या बोलते हैं? 2 संतति उत्पन्न हो गया तो इसको हम द्विखंडन कहलाता है, ये द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ हैं जिसके बारे में एकल जीव संतति अ, जीवों जीवों यहाँ पर है कि जीवों सॉरी इसमें जीवों के बाद आपको समाप्त है जिसमें यहाँ पर दिया गया है मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ हैं जिसके द्वारा जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों। तो इस प्रकार ये चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर कुछ और है डॉली की कहानियाँ हैं क्लोन के रूप में आपको बताया गया है कैसे इसकी कहानी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कहानी है कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या था? डॉली था, ठीक? डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ। यह क्लोन द्वारा किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, ठीक? क्या था? तो ये भेड़ था, ठीक? ये फिन डॉरसेट भेड़ है और यह स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, ठीक? और इससे बन गया डॉली, ठीक? आगे है कि डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक अंडकोशिका के भी एकत्र की गई। इससे भी एक अंडकोशिका लिया गया और इससे स्तन ग्रंथि लिया गया एक कोशिका और अंडकोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया और तत्पश्चात फिन डारसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक के स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एक परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ के जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप क्या जानते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। यह जो होता है यह मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती हैं। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका
होती हैं, उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देखभाल करना, रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना, जिससे वह अंडे दे सके। एक रानी मक्षिका हज़ारों अंडे देती हैं। निषेचित अंडे से मादा बनती हैं, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। जो ड्रोन पुम पुमच्छिका कहलाते हैं। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्णन हेतु छत्तों का ताप कितना डिग्री, तो 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखे। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको है, आपने क्या सीखा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दो जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। क्या-क्या? तो पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं और अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। 3 आपको याद रखना है, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। नर के जननांग कौन है? वृषण, शुक्राणु नली और सीसन। और है कि अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडा अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि होते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश, ये सब आप जानते हैं। युग्मनज में अनेक विभाजन होता है तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहाँ उनकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। आगे है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं, वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतर कहलाती है। और है जनन का वह भाग जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। और हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। तो आपको यह कैसा चैप्टर लगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था, आपने इसको पढ़ा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये आपको कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।